एपिसोड 11 टू 20, अध्याय 11, दुष्स्वप्न की वास्तविकता है। अया, अभी क्या हुआ? मैं पहले तो बहुत डरी हुई थी। युवराज हमारे घर कैसे आ गए? झेंग ही के जाने के बाद चांद आह कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसके लड़खड़ाते पैर डर के मारे जवाब दे गए। युवराज की ठंडक का सामना करने से वह पहले ही इतनी डरी हुई थी कि उसके लिए अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। यांग लुयांग ने चांद आह को कमजोर हालत में जमीन पर पड़ा देखकर भौहें चढ़ाईं, जिसे अब उसकी निजी नौकरानी मदद कर रही थी। आज तो अपनी इसी तीखी जबान की वजह से तुमने यहाँ सबको लगभग मरवा ही दिया। तुम युवराज की जान को खतरे में डालने की सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें कुछ पता है कि तुमने क्या किया है? अगर युवराज ने इस घटना के बारे में महामहिम को बता दिया तो दोनों परिवारों के बीच संबंध खतरे में पड़ सकते हैं, उसने कहा। चांद आह ने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए और कमजोर आवाज में विनम्रता से कहा, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रूखा व्यवहार कर रहा था और तुम उसे कुछ नहीं कह रही थी। मुझे कैसे पता कि वह युवराज है? मैं उसे पहली बार देख रही थी। यांग लुयांग ने अपना सिर हिलाया और जमीन पर घुटनों के बल बैठी शाओवेई की ओर मुड़ा। मैं तुमसे बाद में निपट लूंगा, उसने उसे चेतावनी दी, जिससे शाओवेई डर के मारे अपनी मुट्ठियां भींचने लगी। हालांकि क्राउन प्रिंस ने पहले उसका पक्ष लिया था, फिर भी वह लॉर्ड यांग के गुस्से के बारे में निश्चित नहीं थी। वह पहले से ज्यादा गुस्से में लग रहा है। क्या वह भोज के बाद उसे और उसकी पत्नी को कड़ी सजा देगा? तारानकन 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 ... कुछ घंटे बाद जियाओवेई ने अपने होंठ भींच लिए और पीली और बीमार यांग निंग को देखा, जो अभी भी गहरी नींद में थी। सूरज आसमान में उगाया है, बाहर की दुनिया रोशन हो गई है और भयानक अंधेरी रात आखिरकार बीत गई है। हालांकि यांग निंग अभी भी गहरी नींद में खोई हुई है। डॉक्टर द्वारा दवा देने के बाद उसका दर्द कुछ हद तक कम हो गया और बुखार भी उतर गया। हालांकि वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उसे हल्का बुखार है और अपनी ऊर्जा वापस पाने के लिए उसे भरपूर आराम की जरूरत है। आज उत्सव भोज का दिन है और यांग निंग की हालत के बावजूद उसे जगाने और उत्सव भोज के लिए तैयार करने का आदेश दिया गया है, जो कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है। कल रात हुए बड़े नाटक के बाद उसने मान लिया था कि लॉर्ड यांग लुयांग शायद युवराज की बातों से सहमत हो जाएंगे और उसकी पत्नी को दिन भर आराम करने देंगे तथा उसे भोज में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। हालांकि वह गलत थी। भोर में वरिष्ठ नौकरानी पोशाक और अन्य सामान लेकर यांग निंग के कक्ष में आई, जिसे उसे आज भोज में पहनना था। लो, ये मैडम की अलमारी की सबसे महंगी पोशाकों में से एक है, इसलिए इस कीमती पोशाक को खराब करने की हिम्मत मत करना और इसे सावधानी से संभालना। आपकी मालकिन को आभारी होना चाहिए कि हमारी मालकिन ने उन्हें अपनी अलमारी की सबसे महंगी और सुंदर पोशाक दी है ताकि वे इसे उत्सव के भोज में पहन सकें। वरिष्ठ महिला ने चांद आह की पुरानी पोशाक जियाओवेई को देते हुए टिप्पणी की। हालांकि यह पोशाक चांद आह की अलमारी की है, लेकिन यह उन महंगी पोशाकों में से नहीं है जैसा कि वरिष्ठ नौकरानी ने दावा किया था। ये चांद आह की सबसे कम मांगी और सस्ती पोशाक थी और वह इसे वैसे भी फेंक देना चाहती थी। और यह अवसर एक अच्छा काम करने और साथ ही अपनी अवांछित पोशाक को फेंकने का सबसे अच्छा अवसर लगता है। जियाओवेई ने उससे पोशाक ले ली, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए या अपनी मालकिन के लिए बुरा। वह यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, जो राजधानी के सबसे अमीर और कुलीन परिवारों में से एक है। फिर भी उसे आज जैसे महत्वपूर्ण भोज में पहनने के लिए मालकिन की एक पुरानी पोशाक दी गई। मेरी महिला आज भोज में कैसे शामिल हो सकती है? वह अभी भी कमजोर है और उसे बुखार है। और क्या युवराज ने उसे आज भोज में शामिल न होने की इजाजत नहीं दी थी? फिर क्यों? जियाओवेई ने एक बार फिर दांत पीसते हुए वरिष्ठ सेविका से पूछा, जिसके चेहरे के भाव एक पल में गहरे हो गए। हाँ, तुमने अभी भी सबक नहीं सीखा है ना? क्या तुम यहाँ युवराज को देख सकती हो? नहीं है ना? तो जैसा कहा गया है वैसा ही करो, बेवजह मुंह मत खोलो, समझी? वरिष्ठ सेविका ने युवती को देखा और उसे उसकी जगह पर बिठाकर कमरे से बाहर चली गई। अंडस्को, जियाओवेई ने गहरी नींद में खोई हुई यांग निंग के कंधों को हिलाने की कोशिश करते हुए गहरी सांस ली। मिस, कृपया जाग जाए। सूरज पहले ही आसमान में ऊपर चढ़ चुका है। अगर तुम ऐसे ही सोती रहोगी तो तुम्हें भोज के लिए देर हो जाएगी। जियाओवेई ने अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की और यांग निंग को नींद से जगाने की कोशिश की। उसे इस तरह से जगाना उसे बुरा लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प भी नहीं था। स्वामी यांग लुयांग का आदेश था कि यांग निंग भी उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सकती। वह, उसकी जैसी एक साधारण दासी, उसके विरुद्ध कैसे जा सकती है? उफ, बहुत गर्मी है। किसने एयर कंडीशनर बंद कर दिया? इसे वापस चालू करो अभी। फैंगली नींद में चिल्लाई और उसने कंबल को अपने ऊपर से हटा दिया और उसे हटाने के लिए अपनी पोशाक के कॉलर को खींचा। जियाओवेई अपनी मालकिन की ऐसी अशिष्ट और अस्त्र सदृश हरकतें देखकर हैरान रह गई। उसकी स्त्रियोचित और सुंदर मालकिन कब से एक गुंडे की तरह व्यवहार करने लगी, जिसे कुलीन महिलाओं के शिष्टाचार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मिस, आप क्या कर रही हैं? आप अपनी ड्रेस के बटन इस तरह कैसे खोल सकती हैं? जियाओवेई तब घबरा गई जब यांग निंग ने नींद में उसकी नाइट ड्रेस के बटन खोलने और कपड़े उतारने की कोशिश की। उसे गर्मी लग रही हो, फिर भी वो ऐसा कैसे कर सकती है? इससे पहले, चाहे मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो, यांग निंग ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था, यहाँ तक कि नींद में भी नहीं। तो फिर अब वह इतना अलग व्यवहार क्यों कर रही है? जियाओवेई ने अविश्वास में सोचा, क्योंकि उसने यांग निंग की कलाई पकड़ने की कोशिश की ताकि वह फिर से बटन न खोल सके। फैंगली, जो गहरी नींद में खोई हुई थी, जियाओवेई की चीखती, डरी हुई आवाज सुनते ही उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। हालांकि पिछली बार की तरह आश्चर्यचकित होने की बजाय वह बस खुश थी। उसने अपने होंठों को एक पतली सी रेखा में भींचा और पलकें झपकाईं तो डरावनी सी लाल पत्थरों वाली छत एक बार फिर नजर आई। हाँ, तो यह कोई सपना नहीं था।
उसने मजाक में कहा। सोते हुए उसे एक सपना आया जिसमें वह अपनी दुनिया में वापस आ गई थी और अपने छात्रावास में सो रही थी। उसे लगा कि यह सब एक सपना था, एक भयानक दुष्स्वप्न। हालांकि ऐसा लगता है कि वह दुष्स्वप्न उसकी हकीकत बनने वाला है। एक डरावनी हकीकत। अध्याय 12। भोज आए। मिस, अब आप बाहर आ सकती हैं। हम शाही महल पहुंच गए हैं। पालकी के बाहर खड़ी शियाओवेई ने घोषणा की। जब पालकी को कंधों पर उठाए 4 लोगों ने उसे जमीन पर रख दिया। ओह हाँ, यांग निंग, जो तंग जगह में अपनी लंबी और असुविधाजनक पोशाक से जूझ रही थी, ने उसकी घोषणा का जवाब दिया और पालकी से बाहर निकलने की कोशिश की। ओह बकवास, मेरी ड्रेस, यह इतना लंबा क्यों है? इसीलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि इसे आधा काट दो ताकि इस ड्रेस में चलना आसान हो जाए। यांग निंग दर्द से चिल्लाई जब वह पालकी से सुरुचिपूर्ण ढंग से बाहर निकलने में असफल रही, जैसा कि जियाओवेई ने उसे पहले निर्देश दिया था। पोशाक इतनी लंबी थी और स्कर्ट इतनी फूली हुई थी कि वह कॉम्पैक्ट सेडान कुर्सी के अंदर ठुसी हुई एक बड़ी कपास कैंडी की तरह लग रही थी। जब जियाओवेई ने यांग निंग की तेज और स्पष्ट चीखें सुनी तो उसने शर्मिंदगी से अपना चेहरा पीट लिया। न केवल उसके शब्द काफी शर्मनाक थे, बल्कि जिस तरह से वह पालकी से उतरी वह बिल्कुल भी महिला जैसा नहीं था। ... यांग निंग जब पालकी से उतरी तो चारों गार्ड अपना सिर दूसरी ओर घुमा रहे थे। उसने अपनी लंबी स्कर्ट को बेढंगे ढंग से पकड़ रखा था, जिससे उसके पैरों की त्वचा दिखाई दे रही थी। मेरी महिला, आप अपनी स्कर्ट इस तरह नहीं पकड़ सकती, ये सही नहीं है। जियाओवेई यांग निंग को उसके कपड़े पहनाने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी और उसे आगे से ढक दिया ताकि कोई उसे इस हालत में न देख सके। अगर कोई उसे सार्वजनिक रूप से इस तरह व्यवहार करते देख ले तो वे क्या सोचेंगे? वह जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है और लोग उसे इस हालत में देखकर उसके बारे में बातें करेंगे। उसकी पत्नी यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी और अपने सुरुचिपूर्ण और शालीन व्यवहार के लिए जानी जाती थी। इसलिए सम्राट को वह पसंद आ गई और उसने युवराज से उसकी सगाई तय कर दी। फिर उसके जैसी इंसान ऐसा क्यों करती है? क्या तेज बुखार ने उसे पागल कर दिया है? कल रात से ही वो अजीब तरह से बोल और व्यवहार कर रही थी, मानो वो उसकी औरत नहीं कोई और हो। शाही भोज के लिए उसे तैयार करना कल से अब तक उसके लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इस गर्मी में ड्रेस के नीचे अंडरगारमेंट्स की अलग अलग परतें पहनकर वह इतनी परेशान हो गई थी कि स्कर्ट को आधा काटकर उसकी लंबाई अपनी पसंद के हिसाब से एडजस्ट करना चाहती थी। किसी तरह उसने अपनी पोशाक खराब होने और उत्सव भोज में शामिल होने वाली कुलीन महिलाओं के सामने शर्मिंदा होने से खुद को रोका। हालांकि अपनी उस समय की हालत को देखते हुए उसे यकीन नहीं था कि यह भोज कैसा होगा। सब कुछ गड़बड़ लग रहा है। तारांकन, धिक्कार है, क्या ये शाही महल है? यह इतना विशाल और इतना असली है। यांग निंग जेंग साम्राज्य का शाही महल देखकर दंग रह गई। उसने उपन्यास में सिर्फ काल्पनिक जेंग साम्राज्य और उसके भव्य शाही महल के बारे में पढ़ा था। हालांकि उसे हकीकत में देखकर उसे एहसास होने लगा कि वह जो जी रही है वह कोई बुरा सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। वह एक अनोखी दुनिया में है, एक खलनायिका के रूप में। उपन्यास पढ़ते समय वह हमेशा आश्चर्य करती थी कि शाही महल की सुंदरता का वर्णन करने के लिए इतने सारे अनावश्यक विशेषणों का उपयोग क्यों किया गया है। हालांकि अब वह सब कुछ समझती है। ये जगह न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि स्वर्ग जैसी भी है। यान परिवार के विपरीत शाही महल एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था जहां एक बड़ी गांव बस्ती बसाई जा सकती थी। उपन्यास में उसने पढ़ा था कि शाही महल के अंतर्गत कई अन्य छोटे महल हैं जो शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए निर्धारित हैं और अन्य छोटे क्वार्टर नौकरों और शाही परिवार की सेवा करने वाले गार्डों के लिए आवंटित हैं। शाही महल का मुख्य हॉल वह स्थान था जहां महामहिम मंत्रियों के साथ अपना दैनिक शाही दरबार लगाते थे और इस स्थान का उपयोग कभी कभी छोटे शाही आयोजनों के लिए भी किया जाता था। महामहिम मुख्य महल में रहते हैं जबकि देश की महारानी शाही रानी के निवास में रहती हैं। इसी तरह क्राउन प्रिंस अपने निवास ड्रैगन पवेलियन में रहते हैं। अगर 3 महीने बाद उनकी शादी क्राउन प्रिंस से हो जाती है तो भविष्य में ये पवेलियन उनका घर बन सकता है। हालांकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा कभी होगा भी या नहीं। युवराज से शादी करने का मतलब है सोने की थाली में अपनी गर्दन परोसना। वह कहानी के बहाव में बहने वाली मूर्ख नहीं है जो उसे बर्बाद कर देगी। वह मरना नहीं चाहती, कम से कम किसी उपन्यास के खलनायक पात्र के रूप में तो नहीं। तारांकन, यांग निंग ने जेंग साम्राज्य के शानदार शाही महल को देखते हुए अपने बगल में खड़ी जियाओवेई के हाथों पर उत्साह से थप्पड़ मारा। हे भगवान, यह असली है, असली। वह उत्साह में चीखी और एक जवान लड़की की तरह अपनी जगह पर उछल पड़ी। जब गार्डों ने उनकी तरफ देखा तो जियाओवेई घबराकर मुस्कुराए और चुपके से यांग निंग की आस्तीन खींचकर धीमी आवाज में फुसफुसाई, मिस कृपया शांत हो जाए। आप यहाँ इस तरह व्यवहार नहीं कर सकती। हम शाही महल के बाहर हैं। आप देश की भावी युवराज के रूप में इस भोज में शामिल होंगी। भावी युवराज के रूप में आपको जिम्मेदार और विनम्र होना चाहिए और युवराज की ओर से मेहमानों का स्वागत करने के लिए अंदर जाना चाहिए। शियाओवेई ने उसे बताया, ठीक उसी समय जब लॉर्ड यांग लुयांग ने उसे निर्देश देने के लिए कहा था। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो भोज का मेजबान भी नहीं हूँ। मैं उसकी जगह उसके मेहमान का स्वागत क्यों करूंगा? यांग निंग जियाओवेई की बातें सुनकर हैरान रह गई। उसने अभी तक क्राउन प्रिंस से शादी भी नहीं की है। वह कोई गैर जरूरी काम क्यों करेगी? चूंकि वह यहाँ मेहमान बनकर आई है इसलिए वह जी भरकर स्वादिष्ट खाना खाएगी और अपना भारी पेट भरकर ही जाएगी। ऐसे भोजों में लोग यही करते हैं। जियाओवेई ने अपने होंठ भींचे और गहरी सांस ली, सोच रही थी कि उसे यांग निंग को ये सब बातें क्यों समझानी पड़ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भावी क्राउन प्रिंसेस होने के नाते उसे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है। तो फिर वह इस पूरी स्थिति को लेकर इतनी परेशान क्यों है? यद्यपि वह दोनों परिवारों के बीच शाही विवाह से पहले ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन ये भगवान यांग लुयांग थे जिन्होंने यांग निंग को ऐसा करने का निर्देश दिया था।
इससे सभी को यह आभास हो जाएगा कि यह विवाह गठबंधन सफल होने जा रहा है और मंत्री यान को अब सम्राट का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। ज़ियाओ वेई ने बेबसी से आह भरी। जैसे ही वह इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए सही स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे तुरंत सख्त कर दिया। यान निंग, तुम अभी भी महल के बाहर क्यों हो और अंदर क्यों नहीं जा रही हो? और ये सब क्या है? तुमने ये घटिया ड्रेस क्यों पहनी है? अध्याय 13, भोज 2। यान निंग, तुम अभी भी महल के बाहर क्यों खड़ी हो और अंदर क्यों नहीं जा रही हो? और ये सब क्या है? तुमने ये घटिया ड्रेस क्यों पहनी है? यान निंग, जो शाही महल की शानदार सुंदरता की खुशी से प्रशंसा कर रही थी, उसकी खुशी के पल को एक आदमी की तेज ठंडी आवाज ने बाधित कर दिया। जब वह पलटी तो उसने देखा कि वह आदमी उसे गुस्से से घूर रहा है, मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। पोशाक। उसने असमंजस में अपने पहने हुए कपड़ों को देखा और फिर उस आदमी की ओर देखा। मेरे कपड़ों में क्या गड़बड़ है? उसने अचानक कहा। न जाने क्यों यह अजनबी उसकी पोशाक की ओर इशारा कर रहा था, मानो उसने भोज में जाने के लिए पोशाक नहीं बल्कि एक गंदा कपड़ा पहना हो। यान निंग को भगवान यांग लुयांग को जवाब देते देख ज़ियाओ वेई का चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगा कि उसका अंत उसकी उम्मीद से पहले ही आ गया है। मेरे भगवान, आप यहाँ हैं। उसने तुरंत अपना सिर नीचे किया और पिता और बेटी के बीच इस तीव्र टकराव को रोकने की कोशिश करते हुए उनका अभिवादन किया। हम बस अंदर जाने ही वाले थे, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। प्रभु, यान निंग ने धीमी आवाज में कहा और महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यान निंग का लालची और आत्मकेंद्रित पिता था। अभी वह उसे पहचानने में असफल रही क्योंकि उसके पास यान निंग की यादें नहीं हैं और चीजें उसके लिए विशेष रूप से कठिन है क्योंकि वह नहीं जानती कि कौन कौन है और इस दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं। ... उसके लिए ये स्वीकार करना पहले से ही काफी मुश्किल था कि अब वह फेंगली नहीं बल्कि उपन्यास की खलनायिका यान निंग है। ऊपर से इस दुनिया की कार्यप्रणाली को समझने से पहले ही उसे इस शाही भोज में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। हालात और भी ज्यादा अस्त व्यस्त हैं क्योंकि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा उसने उपन्यास में पढ़ा था। उपन्यास बाद के समय से शुरू होता है जहां युवराज पहले ही ताज हासिल कर चुका था और देश का सम्राट बन चुका था, वहीं यान निंग महारानी थी, एक दुष्ट महारानी। इसलिए वह हर चीज के लिए पूरी तरह से ज़ियाओ वेई पर और उपन्यास व पात्रों के बारे में उसकी जानकारी पर निर्भर है। कितना अच्छा होता अगर इस दुनिया के लोग किसी पात्र के टैग के साथ आते तो उसके लिए उन्हें तुरंत पहचानना आसान हो जाता। तारांकन। यान निंग के माथे पर एक शिकन उभर आई जब उसने देखा कि यांग लुयांग उसके सामने खड़ा है, जो उसकी ओर घृणा भरी आंखों से देख रहा था। क्या वह यान निंग का पिता है? एक पिता अपने बच्चे को इतनी घृणा भरी नजरों से कैसे देख सकता है? उसने सोचा। उपन्यास पढ़ते हुए उसे उससे सबसे ज्यादा नफरत हुई, असली खलनायक यान निंग से भी ज्यादा, क्योंकि यान निंग के एक क्रूर और निर्दयी इंसान बनने की असली वजह वही था। हालांकि उपन्यास में वह खलनायक थी, फिर भी कई बार उसे उस पर सबसे ज्यादा दया आती थी। वह तो बस अपने पिता की नजरों में आना चाहती थी, बस यही उसकी गलती थी। इसी वजह से वह उन अपराधों का हिस्सा बन गई जो वह कभी नहीं चाहती थी। यदि उसने उसके साथ सही व्यवहार किया होता और उसे अपनी सबसे बड़ी बेटी की तरह प्यार किया होता तो उसे उस तरह के भयानक और अपमानजनक अंत का सामना नहीं करना पड़ता। क्या मैंने तुम्हें आज के उत्सव भोज के लिए एक सुंदर पोशाक पहनने के लिए नहीं कहा था? फिर तुमने इतनी साधारण दिखने वाली पोशाक क्यों पहनी है? क्या तुम चाहती हो कि लोग यान परिवार को नीची नजर से देखें? हो, यांग लुयांग, जो अभी अपनी घोड़ागाड़ी से उतरा था और भोज में शामिल होने के लिए शाही महल के अंदर जाने वाला था, यान निंग को बाहर खड़े और महल की दिशा में देखते हुए देखकर दंग रह गया। उसने यान निंग को भोज में पहले भेज दिया था ताकि वह जल्दी पहुंचकर भावी युवराज के रूप में दूर दूर से भोज में शामिल होने आ रहे सम्मानित अतिथियों का स्वागत कर सके। लेकिन वह न केवल बाहर खड़ी होकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही थी, बल्कि उसने एक साधारण पोशाक भी पहन रखी थी जो भावी युवराज के पद के लिए उपयुक्त नहीं थी। चांगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उसके लिए भोज में पहनने के लिए एक पोशाक का प्रबंध करो? फिर यह क्या बकवास है? वह भोज में इस तरह की घटिया पोशाक कैसे पहन रही है? यांग लुयांग अपनी पत्नी पर भड़क उठा, जो उसके बगल में खड़ी थी, और यान निंग को एक साधारण पीले रंग की पोशाक में देखकर भौचक्की हो गई थी, जिसमें कोई कीमती रत्न नहीं जड़ा था या उस पर कोई विशेष हस्तकला नहीं थी। अपने पति के क्रोध को देखकर चांगा का चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी क्योंकि वे अभी भी महल के सामने थे, फिर भी वह उसके शब्दों में क्रोध महसूस कर सकती थी। हे प्रभु, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये वो ड्रेस नहीं है जो मैंने यांग निंग के लिए तैयार की थी। उसने वो ड्रेस नहीं पहनी है जो मैंने सुबह उसके लिए भेजी थी। चांगा ने पलटकर जवाब दिया। वह सच कह रही थी। ये वह पोशाक नहीं थी जो उसने यांग निंग को उत्सव भोज में पहनने के लिए भेजी थी। उसने जो ड्रेस भेजी थी वह चटक लाल रंग की थी और उसके साथ मैचिंग एक्सेसरीज भी थीं। हालांकि यांग निंग ने जो ड्रेस इस समय पहनी हुई थी वह पीले रंग की थी और उस पर किसी तरह की कारीगरी नहीं थी। उसने ज्यादा एक्सेसरीज भी नहीं पहनी थी, बस एक जोड़ी अच्छे से झुमके और एक खूबसूरत हेयरपिन जो सुबह भेजी गई हेयरपिन से बिल्कुल अलग था। यांग निंग, मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे लिए जो ड्रेस और एक्सेसरीज तैयार की थी वो तुमने क्यों नहीं पहनी? तुम अपने पापा और सबके सामने अपनी माँ को इस तरह शर्मिंदा कैसे कर सकती हो? भले ही मैं तुम्हारी जन्मदात्री माँ नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह पालती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए वह पोशाक सिर्फ इसलिए तैयार की थी ताकि तुम उसे आज जैसे खास दिन पर पहन सको। तुम उसे पहने बिना मुझे अपनी माँ समझकर कैसे नीचा दिखा सकती हो? चांगा ने नम आंखों से यांग निंग को देखा और ऐसे सिसकने लगी मानो यांग निंग ने उसके लिए तैयार की गई पोशाक न पहनाकर उसके साथ अन्याय किया हो। यांग लुयांग ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से लाल आंखों से यांग निंग की ओर देखने लगा। ये लड़की, वह ये जानता था, उसने ऐसा महामहिम और युवराज के सामने उसे और चांगा को शर्मिंदा करने के लिए किया था।
कल के बाद से युवराज को पहले से ही यह आभास हो गया है कि यांग परिवार उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, और भोज में उचित पोशाक न पहनने से सभी को उस पर और चांदाह पर, जो यांग निंग की सौतेली माँ है, उंगली उठाने का कारण मिल जाएगा। यांग निंग, तुम बहुत बेशर्म हो। क्या तुम युवराज और महामहिम के सामने मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश कर रही थी? हो, ऐसे नजारे में महल में घुसने की हिम्मत मत करना। तुम उसे वापस ले जाओ और उसे वह पोशाक पहना दो जो चांदाह ने उसके लिए तैयार की थी। यांग लुयांग ने जियाओवेई की ओर रुख किया, जो अलग अलग दिशाओं में खुलती चीजों को देखने के लिए उत्सुक हो रही थी। यही कारण नहीं है कि यांग निंग ने अलग पोशाक पहनने का फैसला किया। महाराज, भोज जल्द ही शुरू होने वाला है, अगर हम अभी चले जाएं तो, जियाओवेई ने घबराहट में कहा, उम्मीद करते हुए कि वह शांत हो जाएगा और उनकी बात सुनेगा। भोज जल्द ही शुरू होने वाला है और अगर वे कपड़े बदलने वापस गए तो वे आरंभिक समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो यांग निंग युवराज के साथ महामहिम का अभिवादन नहीं कर पाएंगे, जहां दोनों को सम्राट का अभिवादन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उत्सव भोज की शुरुआत करनी थी। यांग निंग, जो इस दौरान चुप थी और अपने सामने हो रहे नाटक को देख रही थी, ने अपना हाथ उठाकर जियाओवेई को चुप करा दिया। उसने न सिर्फ जियाओवेई को बहाने बनाने से रोका, बल्कि मंत्री यांग की ओर ध्यान देने से पहले चांगा की ओर देखा। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। चूंकि मैं यहाँ पहले से ही हूँ, इसलिए भोज में शामिल होने के बाद ही वापस जाऊंगी, वरना अगर मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ा तो मैं भोज में शामिल होने वापस नहीं आऊंगी। अब आप फैसला कर सकते हैं, या तो इसी पोशाक में भोज में शामिल हो या घर पर चैन से सोएं। यांग निंग ने आत्मविश्वास से यांग लुयांग की आंखों में देखते हुए घोषणा की। यांग लुयांग का सामना करते समय उसे अपने ऊपर ऐसा आत्मविश्वास कभी नहीं मिला था। सब लोग, अध्याय 14, भोज 3। यांग निंग की बात पूरी होते ही वहां एक गहरी खामोशी छा गई। हर कोई हक्का बक्का था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ, खासकर यांग लुयांग। इस बार यांग निंग ने न सिर्फ उसे पिताजी कहकर संबोधित नहीं किया, बल्कि उसके शब्द सामान्य से ज्यादा ठंडे और अनौपचारिक लग रहे थे। ये वह लहजा नहीं था जिसमें यांग निंग उसके सामने बात करती थी। उसने हमेशा यांग निंग को बिना कोई और सवाल पूछे उसकी बात मानते देखा है और हमेशा उसके सामने अपना सिर झुकाए रखा है। हालांकि आज उसने न सिर्फ उसकी बातों का खंडन किया, बल्कि उसकी नजरों से बचते हुए सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम कह रही हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे? उसने दांत पीसते हुए उसे डराने वाली नजरों से घूरा, लेकिन उससे बचने की बजाय उसने शांति से उसकी तरफ देखा और उसके फैसले का इंतजार करने लगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि आप जो भी तय करेंगे, मैं वही करूंगी। तो आप ही तय कर लीजिए, क्या मुझे वापस जाना चाहिए और कभी भोज में शामिल नहीं होना चाहिए, या फिर इसी पोशाक में भोज में शामिल होना चाहिए? उसने शांत और संयमित भाव से कहा। अपनी बात पूरी करने के बाद वह मुस्कुराई भी, जिससे यांग लुयांग ने अविश्वास में उसका मजाक उड़ाया। क्या बुखार सिर पर चढ़ गया था या क्या? जो लड़की कभी उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं करती थी, वो आज उससे कैसे झगड़ रही है? यांग निंग को इतनी वाकपटुता से बात करते देख चांगाह भी हैरान रह गई। उसने इस लड़की को यांग लुयांग के सामने पहले कभी इतना बोलते नहीं देखा था। इतना ही नहीं, उसने कभी उससे पलटकर बात भी नहीं की, अपने पिता के सामने तो बिल्कुल नहीं। ... यांग निंग, तुम ऐसे क्यों हो? तुम्हारे पिता सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। अगर तुम ऐसे ही अंदर जाओगी तो सब तुम्हारे बारे में बातें करेंगे और तुम्हें और यांग परिवार को नीची नजर से देखेंगे। क्या तुम चाहती हो कि लोग तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारे पिता पर हंसें? चांगाह ने कहा। उसके प्रति कठोर होने के बजाय चांगाह ने माँ परी का रास्ता अपनाने का फैसला किया और अपनी मधुर आवाज का इस्तेमाल करके यांग निंग को अपने शब्दों से राजी किया और यांग लुयांग के सामने अपनी बात साबित की। क्या मैं अभी जिद्दी हो रही हूँ? मुझे नहीं लगता, मैं तो बस उसे एक विकल्प दे रही हूँ और सबका कीमती समय बचा रही हूँ। यांग निंग ने चांगाह की बातों का गंभीरता से जवाब दिया और उसकी तरफ ऐसे भाव से देखा जैसे कह रही हो, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? और हाँ, वह शाही दरबार में वित्त मंत्री भी हैं, उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत कौन करेगा? क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ? फा मेरे स्वामी, यांग निंग ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। अरे, मैं तो उसे लगभग पापा कह ही बैठी। उफ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यांग निंग ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही न हो और बेपरवाही से अपनी बाहों को रगड़ते हुए अपने शरीर में महसूस हो रहे रोंगटे को हल्का कर रही थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, वह इस सांप को कभी अपना पिता नहीं कहेगी, कभी नहीं। उसके पिता एक प्यारे और परवाह करने वाले इंसान हैं जो हमेशा अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, इस घटिया इंसान के उलट जिसे सिर्फ अपनी इज्जत और वंश की परवाह है। उन्होंने अपने बेटे को, जो अभी बच्चा ही था, अपनी तरह ही एक बदतमीज और घमंडी इंसान बना दिया। यांग लुयांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने हाथ को कसकर मुट्ठी में बंद करके अपने गुस्से को नियंत्रित किया और अपनी लाल आंखों से यांग निंग को घूरते हुए धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सजा नहीं दूंगा क्योंकि तुम क्राउन प्रिंसेस बनने जा रही हो? यह मत भूलना कि तुम अब भी मेरी बेटी हो और इस भोज के बाद तुम्हें यांग परिवार में वापस लौटना है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने इस तरह का व्यवहार करने का परिणाम भुगत सकती हो? यांग लुयांग ने धीमी और गहरी आवाज में उसे अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देते हुए कहा। उस पल यांग निंग का चेहरा पीला पड़ने लगा। क्या उसने कुछ ज्यादा ही कर लिया था? अभी अभी यांग लुयांग का सामना होने पर वह लगभग भूल ही गई थी, लेकिन ये घटिया पिता कोई साधारण घटिया नहीं है। ये सबसे बदबूदार घटिया पिता का किरदार है जिससे वह अब तक मिली है, या यूं कहें पड़ी है। उपन्यास में यांग निंग और यांग लुयांग के कुछ दृश्य एक साथ थे। उन दृश्यों में यांग निंग उसके सामने चुप हो जाती थी और जब भी वह उस पर चिल्लाता या उसके पास आता तो कभी कभी कांप उठती थी।
ऐसा इसलिए था क्योंकि जब यांग निंग छोटी थी तो यांग लुयांग उसे कठोर सजा देता था, उसे कई बार कोड़े से मारता था या उसे ठंड के मौसम में पूरी रात बिना किसी गर्म कपड़े के केवल उसके अंतर वस्त्रों में बाहर खड़ा रखता था, क्योंकि वह उसकी हर एक बचकानी गलती करती थी। यही कारण है कि यांग निंग का व्यक्तित्व नम्र और शारीरिक संरचना कमजोर है, जिसके कारण वह आसानी से बीमार पड़ जाती है। उपन्यास पढ़ते हुए यह उन पलों में से एक था जब फैंग ली को यांग निंग के लिए बुरा लगा। भले ही वह उपन्यास में खलनायक थी, लेकिन उसके इस तरह बनने की कोई वजह जरूर थी। उसके पिता ने कभी भी उसे अपनी बेटी की तरह नहीं माना, बल्कि एक वस्तु की तरह माना जिसे उसके भौतिक लाभ के लिए बदला जा सकता है, जिसके कारण वह अपने राक्षसी पिता की कठपुतली बन गई और उसके लालची और बुरे आदेशों का आंख मूंद कर पालन करने लगी। यदि वह उसके विरुद्ध जाना भी चाहती तो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था जो उसका साथ दे सके और उसे इस कीचड़ भरे गड्ढे से बाहर निकाल सके। अंडरस्को यांग निंग ने अपने होठों को भींच लिया और अनजाने में ही यांग लुयांग के राक्षसी चेहरे के सामने पीछे हट गई, जिसे वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपा रहा था, जो दूसरों को दिखाने के लिए थी। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। पहले तो वह अपनी भावनाओं पर पूरी तरह काबू रखने और अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार न करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है उसने फिर भी उसे किसी न किसी तरह से परेशान कर ही दिया। हालांकि यह उसका अब तक का सबसे शांत और संयमित व्यवहार था जो उसने उसके सामने दिखाया था, और उसे यथासंभव विनम्रता से जवाब दिया था। क्या वह वैसा ही नहीं कर रही थी जैसा उसने उसे करने को कहा था? लेकिन बात को आसान बनाने के लिए उसने बस एक विकल्प दिया। बस वह उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? असल में वह कौन होता है उसके साथ ऐसा व्यवहार करने वाला? क्या वह उससे झगड़ा करना चाहता है? रुको, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी बेटी यांग निंग के साथ कर रहा है। धिक्कार है। क्या यांग निंग को उपन्यास की खलनायिका नहीं होना चाहिए था? फिर उसका चरित्र मुख्य नायिका से कमजोर क्यों है? ये बहुत अनुचित है। इससे पहले कि यांग निंग अपना संयम वापस पा सके और आत्मविश्वास के साथ यांग लुयांग का सामना कर सके और उसे भयभीत न हो, जियाओ वेई बातचीत के बीच में कूद पड़ी और यांग लुयांग के सामने घुटने टेक दिए। हे प्रभु, कृपया मेरी पत्नी को क्षमा करें। वह अभी भी अस्वस्थ है और उसे बुखार है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है। कृपया उसे क्षमा करें। मैं उसे तुरंत यांग परिवार के पास वापस ले जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वह उस पोशाक में भोज में शामिल हो जो मैडम ने उसके लिए तैयार की है। जियाओ वेई ने कहा और यांग निंग पर दया की भीख मांगी। वह नहीं जानती कि यांग निंग ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। हो सकता है कि उसने यांग निंग को सजा न दी हो क्योंकि उसकी सगाई क्राउन प्रिंस से तय हो चुकी है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा। और हाँ, वह कल रात दी गई चेतावनी को भी नहीं भूली है। यांग निंग की हरकतें स्थिति को और भी बदतर बना रही हैं। यांग निंग अभी तेज बुखार से उठी है और अभी भी उसकी सेहत ठीक नहीं हुई है। अगर उसे इस हालत में सजा मिली तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है। यांग निंग ने जियाओ वेई को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखकर भौहें चढ़ाईं और उसे इस तरह उसकी रक्षा करते देखकर अन्याय महसूस हुआ। अगर वे अब इस आदमी के आदेश पर सहमत हो गए तो वह उसके साथ पहले की तरह ही कूड़े जैसा व्यवहार करता रहेगा। हालांकि वह जियाओ वेई की भावनाओं को भी समझ सकती थी। वह बस यांग निंग को सजा से बचाने की कोशिश कर रही थी। वह अकेली इंसान थी जो हमेशा यांग निंग के साथ खड़ी रहती थी और हर संभव तरीके से उसका साथ देती थी। उपन्यास में उसकी रक्षा करते हुए उसने उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। सभी अच्छे किरदारों को इतनी जल्दी और गलत तरीके से क्यों मरना पड़ता है? जियाओ वेई, खड़ी हो जाओ। तुम्हें यहाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यांग निंग ने जियाओ वेई को खींचकर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वह जमीन से हिली नहीं और घुटनों के बल बैठी रही। हमने कुछ गलत नहीं किया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये हंगामा क्या है? अध्याय 15 भोज एव। यांग निंग के हाथ कसकर मुठ्ठियां बंध गईं जब उसने देखा कि जियाओ वेई यांग निंग के इस कमीने बाप से भीख मांग रहा है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, फिर भी उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था मानो उन्होंने किसी की हत्या कर दी हो। यांग लुयांग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह की धमकी देकर बच निकलोगे? कभी नहीं। यांग निंग ने यांग लुयांग को घूरा और मन ही मन फैसला किया। जब तक उसने ये शब्द नहीं कहे थे तब तक तो वो ठीक थी। तो क्या हुआ अगर उसे उसके साथ घर वापस जाना पड़ा? वो उसके साथ क्या करेगा? अगर यांग निंग अपने इस कमीने पिता के खिलाफ खड़ी नहीं हो पाई तो वही उसकी मदद करेगी और उसके लिए जरूरी सहारे का स्तंभ बनेगी। वही उसकी रक्षक होगी। उसका अंत अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वह इस दुनिया में चुपचाप रहने और अपनी दुनिया में वापस लौटने का रास्ता ढूंढने के बाद यहाँ से जाने की योजना बना रही थी, लेकिन लगता है अपनी दुनिया में वापस जाने से पहले उसे अब कुछ नए काम पूरे करने हैं। मंत्री यांग, जरा रुकिए और देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि एक विद्रोही बेटी का पिता होने का क्या मतलब होता है। यांग निंग ने मजाक में कहा, जो शाही महल के सामने हो रहे अराजक हंगामे के कारण किसी की नजरों से ओझल रहा। ... चूंकि सभी मेहमान पहले से ही अंदर थे, इसलिए बाहर हो रहे इस नाटकीय दृश्य को देखने के लिए ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। महल के बाहर खड़े पहरेदारों ने अपनी पीठ फेर ली थी और ऐसा दिखावा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे मानो वे यहाँ ही नहीं, बस एक मूर्ति की तरह खड़े हैं। अंडरस्को, जियाओ वेई, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें उठने के लिए कह रहा हूँ। हमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यांग निंग ने गहरी सांस ली और फिर झुककर जियाओ वेई को ऊपर खींच लिया जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। यहाँ ये शोरगुल क्या है? यांग निंग, जो जियाओ वेई का हाथ खींच रही थी, एक आदमी की गहरी और परेशान आवाज सुनकर चौंक गई। जब उसने अपनी ओर देखा तो उसने एक व्यक्ति को पीले रंग के वस्त्र में खड़ा देखा जो बहुमूल्य रंगीन रत्नों से सुसज्जित था और उस पर सुनहरे और चांदी के धागे का नाजुक काम था। यांग निंग न सिर्फ उस शाही पोशाक को देखकर बल्कि उसे पहने हुए आदमी को देखकर भी विस्मय से खुली की खुली रह गई।
वह आदमी लंबा था और हालांकि उसने अपने बाहरी वस्त्र के नीचे कई परतों वाले कपड़े पहने थे, फिर भी वह बता सकती थी कि इस आदमी का शरीर गठीला और सुडौल है। इस दुनिया में कपड़ों की बेवजह ढेरों परतें हैं जो गर्मी के मौसम में भी पहननी पड़ती हैं। इस समय भयंकर गर्मी पड़ रही है, फिर भी उसे अपनी ड्रेस के नीचे कई परतें पहनने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी अंतिम पोशाक पहनने से पहले 5 तरह की ब्रा पहनी थी। मुख्य पोशाक से पहले उसे इतने सारे तरह के अंडरगारमेंट्स क्यों पहनने पड़ते हैं? कपड़ों की इतनी बर्बादी, इतनी सारी परतें पहनने के बावजूद यह आदमी बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके बाल रेशमी काले थे और उसकी जबरदस्त लाइन तीखी थी। उसका चेहरा सिर्फ चेहरा नहीं बल्कि एक कलाकृति जैसा था। बिल्कुल सही, उसके स्वर्गीय रूप को निहारते हुए उसने अनजाने में ही कह दिया। अगर वह उसकी दुनिया में होता तो यह आदमी जरूर किसी टॉप मॉडल या एक्टर की नौकरी कर रहा होता। उसका रूप इतना अच्छा है कि उसे इस दुनिया में यूं बर्बाद नहीं किया जा सकता। उसने निराशा से आह भरी। अगर वह उसकी मैनेजर होती तो उसकी जेबें पैसों से भरी होती। महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं? यांग लुयांग और चांगाह ने झेंग लियांग का अभिवादन किया जो कहीं से प्रकट हुए। यांग लुयांग ने घबराहट में दोनों हाथ जोड़े और जियाओ वेई को घूरा जो अभी भी जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी और उसे तुरंत उठने के लिए कहा। आखिर वो सिर्फ ऐसे मौकों पर ही क्यों दिखाई देता है जब वो यांग निंग और उसकी नौकरानी को डांट रहा होता है? कल उसने यांग परिवार में खूब हंगामा मचाया था और आज भी। उसे क्या हो रहा है और वो सिर्फ बुरे वक्त पर ही क्यों आता है? झेंग लियांग ने यांग लुयांग की तरफ देखा लेकिन उसका अभिवादन स्वीकार नहीं किया। उसके पास उसके जैसे व्यक्ति का अभिवादन स्वीकार करने से ज्यादा जरूरी काम है। यांग लुयांग के अभिवादन का जवाब देने में अपना समय बर्बाद करने के बजाय झेंग लियांग यांग निंग की ओर मुड़ा जो अब सीधे खड़े थे और उन्हें घूर रहे थे। जब उसकी नजर यांग निंग की बड़ी और स्पष्ट आंखों से मिली तो उसने आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठा ली और उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसकी निगाह से भयभीत भी नहीं हुई और उसने उसे नजरअंदाज भी नहीं किया। लेडी यांग निंग, क्या कुछ बात है? क्या किसी ने आपसे कुछ कहा? झेंग लियांग ने यांग लुयांग की ओर देखने से पहले यांग निंग से पूछा जो अब घबराहट से मुस्कुरा रही थी। ये कुतिया, युवराज के सामने बकवास करने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यांग लुयांग ने सबके सामने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा। मेरी लेडी, महामहिम आपसे बात कर रहे हैं। जियाओ वेई ने यांग निंग की आस्तीन खींची जो अपने लाला लैंड में खोई हुई थी और ध्यान से उसे उसके आसपास के माहौल के बारे में याद दिलाया। उसे इस तरह बातचीत के बीच में खोया हुआ देखकर अब उसे जरा भी हैरानी नहीं हो रही थी। कल रात से लेकर अब तक उसने अपने सामने इतनी अविश्वसनीय घटनाएं देखी हैं कि अब ऐसी बातें उसे विचलित भी नहीं करती। आह महामहिम, यांग निंग ने अपने सामने खड़े खूबसूरत आदमी को देखकर मुस्कुराते हुए आश्चर्य से सिर हिलाया। तो उसका नाम है हाइनेस। कितना अच्छा नाम है। क्या महामहिम, आपका मतलब है युवराज? लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि महामहिम उस आदमी का नाम नहीं बल्कि उसकी उपाधि है तो वह खुद को जोर से चिल्लाने से नहीं रोक पाए। तो उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कहानी का मुख्य पात्र झेंग लियांग है। इसमें कोई शक नहीं कि वह इस दुनिया के मर्दों के लिए असाधारण रूप से सुंदर क्यों लग रहा था। आखिरकार वह उपन्यास का मुख्य पुरुष पात्र है। बहुत स्वप्निल। उसने उनके असाधारण राजसी रूप के बारे में सिर्फ शब्दों में ही पढ़ा था और सोचा था कि इतनी प्रशंसा पाने के लिए वह कितने असाधारण रूप से सुंदर होंगे। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद वह इस बात पर यकीन कर सकती है कि उनकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए सभी रूपक सभी सच थे। काश वह उसे असल दुनिया में मिलती तो उसे थामे रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसके जैसा दुर्लभ सौंदर्य उसे कहाँ मिलता। जरा ठहरिए। यांग निंग की प्रशंसक जैसी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई जब उसे एहसास हुआ कि इस दुनिया में वह नायिका या उसकी प्रशंसक नहीं है बल्कि वह खलनायिका है जिसे सम्राट कहानी का पुरुष से मौत की सजा मिलती है। धत्तेरी की। अध्याय 16। भोजपी। यांग निंग की तेज प्रतिक्रिया देखकर सब चुप हो गए, खासकर जियाओ वेई जो यांग निंग की तेज और कमजोर प्रतिक्रिया देखकर शर्मिंदगी और डर से लगभग मर ही रही थी। वह जल्द ही क्राउन प्रिंसेस बनने वाली है और यदि वह इसी तरह व्यवहार करती रही तो क्या होगा यदि क्राउन प्रिंस और महामहिम इस सगाई को रद्द कर दें? अगर ऐसा हुआ तो यह एक आपदा होगी। आपदा। यांग लुयांग ने दांत पीसते हुए मन ही मन यांग निंग को कोसा क्योंकि उसने उसे क्राउन प्रिंस के सामने शर्मिंदा किया। ये लड़की, हाँ, लगता है कि वह अभी भी ठीक नहीं है ये देखकर कि वह महामहिम के सामने अनुचित व्यवहार कर रही है। यांग लुयांग शर्मिंदगी से हंसा और यांग निंग को घूरते हुए दांतों से मुस्कुराया। यांग निंग ने शर्मिंदगी से अपने होंठ भींच लिए और अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। फैंग ली, अगर तुम अपनी गर्दन बचाना चाहती हो तो इसे नीचे रखो। ये जगह तुम्हारे सोचने से कहीं ज्यादा जटिल है। उसने मन ही मन दोहराया और अपनी भारी भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। ... हाँ, किसने सोचा होगा कि जिस पुरुष नायक की वह पूजा करती थी वही उसके लिए विनाश बनकर आएगा। जबकि हर कोई क्राउन प्रिंस के सामने यांग निंग की अनुचित हरकतों को देखकर घबरा रहा था, झेंग लियांग अभी भी अपने मन में यांग निंग की इस तरह की हैरान प्रतिक्रिया को दर्ज करने की कोशिश कर रहा था। उसने सुना था कि मंत्री यांग की सबसे बड़ी बेटी स्त्रियों जैसे शिष्टाचार और शिष्टाचार में पारंगत है। इतना ही नहीं, वह फूलों की सजावट, तरह तरह की सुगंधित चाय बनाने में भी माहिर है और अपनी खूबसूरत हस्तनिर्मित कढ़ाई के लिए भी जानी जाती है। असल में वह उन सभी बातों में पारंगत है जो एक कुलीन महिला को बचपन से ही सिखाई जाती हैं ताकि वह आगे चलकर एक अच्छी पत्नी और बहू बन सके। इसीलिए उसे देश की क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार चुना गया। हालांकि उसने जो सुना था उसके अनुसार वह लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने के अलावा हर काम में माहिर है। उसके लिए सब कुछ वर्ग और मानक से जुड़ा है। वह सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। अगर कोई उसके लिए पर्याप्त फायदेमंद नहीं है तो वह उसे कूड़े के टुकड़े की तरह त्याग देती है।
वह अपने लालची पिता का प्रतिरूप है जो केवल दूसरों से लाभ अर्जित करना जानता है। फिर उस जैसी दोमुही औरत उसके सामने ऐसी गलती कैसे कर सकती है? कल तो वो बेहोशी की हालत में उसे बचा ले की गुहार लगा रही थी और आज उसे पहली बार देखकर कुछ और ही व्यवहार कर रही थी। क्या ये भी उसकी कोई और साजिश है या इस औरत के बारे में उसका अंदाजा गलत था? पर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आग के बिना धुआं तो नहीं उठता। महामहिम को नमस्कार। यांग निंग ने विनम्रता से उनका अभिवादन किया और ठीक वैसे ही झुककर प्रणाम किया जैसे जियाओ वेई ने यांग परिवार छोड़ने से पहले उसे सिखाया था। मेरे बचकाने व्यवहार के लिए मुझे माफ करना। बस मैं अभी भी बीमार हूँ। कल रात मुझे तेज बुखार था, इसलिए मैं अभी होश में नहीं हूँ। वह दांतों से मुस्कुराए और इस अजीब स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपनी बचकानी हरकतों के लिए अपनी बीमारी को जिम्मेदार ठहराया। यदि वह इस अजीब स्थिति के बारे में नहीं बताती है तो यांग लुयांग अपनी डरावनी निगाहों से उसके चेहरे पर छेद कर देगा। जेंग लियांग ने उससे कुछ नहीं कहा और न ही उसे अनौपचारिक रूप से बात करने के लिए इशारा किया, बल्कि उसने अपना ध्यान यांग लुयांग की ओर लगाया जो घबराहट में अपने पसीने से तर हाथों को रगड़ रहा था। मंत्री यांग, आप शाही परिवार का इस तरह अपमान कैसे कर सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हमने कल क्या बात की थी? आप आज लेडी यांग निंग को भोज में क्यों लाए जबकि वह अभी भी अस्वस्थ थी? और पहले क्या शोरगुल हो रहा था? यह जवान नौकरानी जमीन पर घुटनों के बल क्यों बैठी थी? उसने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह ठंडे और उदासीन भाव लाते हुए पूछा। यांग निंग ने अपनी भौहें उठाई और सामने खड़े आदमी को मजे से घूरने लगी। ऐसा भी कुछ हुआ था? उसे इसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं? उसने सोचा। उसने असमंजस में जियाओ वेई की ओर देखा जिसने उसे बाद में विवरण देने का संकेत दिया। ये लड़की इतनी महत्वपूर्ण बात बताना कैसे भूल गई? खैर, ऐसा नहीं है कि यह पूरी तरह से उसकी गलती है। सुबह दोनों के लिए बहुत व्यस्तता भरी रही क्योंकि जियाओ वेई उसे अपनी लंबी और भारी पोशाक में चलना और शाही परिवार को प्रणाम करना सिखाने में व्यस्त थी। उसे बाकी बातें बताने का समय कहाँ से मिलेगा? अंडस्को। जेंग लियांग का सवाल सुनकर यांग लुयांग का चेहरा तमतमा गया। उसने सोचा था कि जेंग लियांग यांग निंग की सामान्य हालत देखने के लिए इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, लेकिन यांग निंग की बातों ने उसे कल रात हुई बातचीत की याद दिला दी। महाराज, मैं शाही परिवार का अनादर करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? जैसा कि आपने मुझसे पूछा, मैंने यांग नन को भोज में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। वह खुद महामहिम के जन्मदिन समारोह में शामिल होना चाहती थी, इसीलिए वह आज मेरे मना करने के बावजूद यहाँ आए। उसने कहा और सारा दोष यांग निंग पर डाल दिया कि वह जिद्दी है और उसकी बात नहीं सुन रही है। और इस नौकरानी की जमीन पर घुटने टेकने की बात तो कोई खास नहीं थी। उसे डर लग रहा था कि मैं उसे यांग निंग का ध्यान न रखने के लिए कुछ कह दूंगा, इसलिए मेरे कुछ कहने से पहले ही वह घुटनों के बल बैठ गई। महाराज को ऐसे छोटे मोटे मामलों की जरा भी परवाह नहीं है। यांग निंग के होंठ घृणा से सिकुड़ गए जब उन्होंने देखा कि यांग लुयांग ने क्राउन प्रिंस के सामने अपना रुख 180 डिग्री पर बदल लिया। वही तो था जिसने उसे भोज में आने का आदेश दिया था, भले ही वह बुखार से मर रही हो। कुछ देर पहले भी तो वह उससे इस बात पर बहस कर रहा था कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं और उन पर चिल्ला रहा था। अब वह सारी जिम्मेदारी उसी पर डाल रहा था। अभी तो बहुत दूर जाना है मिस्टर यांग, अभी तो बहुत दूर जाना है। उसने यांग निंग के घटिया पिता को घृणा से देखते हुए उपहास किया। मंत्री यांग की बातें सुनकर जेंग लियांग ने अपनी बाहें उठाई और यांग निंग की ओर मुड़े। लेडी यांग निंग, क्या ये सच है? क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से भोज में शामिल होने आई थी, न कि किसी ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर किया था? उन्होंने यांग निंग के प्रति अपने पूर्वाग्रहों को एक तरफ रखते हुए गंभीरता से पूछा। यांग निंग हैरान रह गई जब उसने अचानक उससे ये सवाल पूछा। उसने सवाल का जवाब देने से पहले चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ यांग लुयांग की तरफ देखा। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क इतना है कि मैं अब ज्यादा बीमार नहीं हूँ और भोज में शामिल हो सकती हूँ। उसने उसके सवाल का ईमानदारी से जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पता है कि इसके बाद उसे यांग परिवार के पास वापस जाना होगा। वह यांग लुयांग को पूरी तरह से नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इससे अंततः उसे ही दुख पहुंचेगा। और हाँ, मैं आपके महाराज के जन्मदिन समारोह में कैसे शामिल न हूँ? आखिरकार यह आपका 25वां जन्मदिन है। यांग निंग ने उत्साह से ताली बजाई क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह खुद इस अद्भुत क्षण की साक्षी बन रही है। उसका पुरुष नायक अपनी जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ रहा था। कितना अद्भुत! महामहिम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह! उसने उत्साह से उन्हें बधाई दी। हालांकि सभी की हैरान करने वाली प्रतिक्रिया देखकर उसका उत्साह धीरे धीरे कम हो गया। क्यों? अब उसने क्या गलत कर दिया? वह मन ही मन चीखी। अभी तो वे शाही महल में भी नहीं पहुंचे थे और चीजें पहले ही इतनी बिगड़ चुकी थीं। हाँ, जन्मदिन मुबारक हो, इसका क्या मतलब है? जेंग लियांग ने यांग निंग के अजीब से शब्द दोहराए और उसे असमंजस में घूरने लगा। वह कैसी अजीब भाषा बोल रही है? यांग निंग अवाक रह गई जब उसे एहसास हुआ कि वह उन शब्दों को नहीं जानता जो वह उपयोग कर रही है। बिल्कुल सही, चूंकि यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले उपन्यास की दुनिया है, इसलिए वे जो भाषा बोलते हैं वह औपचारिक और उस भाषा से अलग होनी चाहिए जो वह अपनी दुनिया में इस्तेमाल करती है। तो फिर उसे उसकी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले गालियों और नए व सरल शब्दों का अंदाजा भी नहीं होगा। समय के साथ भाषा अलग अलग रूप लेती है। आखिरकार यह एक बिल्कुल अलग दुनिया है। ये सब एक जैसा कैसे हो सकता है? अध्याय 17, भोज भी। जन्मदिन मुबारक हो, ये किसी को उसके जन्मदिन पर बधाई देने का एक नया तरीका है। यांग निंग ने अपने पसीने से तर हाथों को एक साथ जोड़ते हुए सबसे सरल तरीके से समझाया कि जेंग लियांग के लिए इसका क्या मतलब है। किसने सोचा होगा कि एक दिन वह किसी को हैप्पी बर्थडे का मतलब समझाएगी? बस इसके बाद कोई और सवाल मत पूछना। यांग निंग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए मन ही मन विनती की। उन्होंने अपनी दुनिया में कैमरों के सामने कभी इतना नहीं मुस्कुराया जितना कि वह क्राउन प्रिंस के सामने मुस्कुरा रही हैं। हाँ, ये सही है।
उस समय उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, जबकि यहाँ तो चीजें एक पल में बदल जाती हैं और वे अपने फायदे के लिए उसकी जान देने में भी संकोच नहीं करेंगे। झेंग लियांग ने यांग निंग को घूर कर देखा क्योंकि वह अभी भी उसके स्पष्टीकरण के बारे में संदेह में था। देश के युवराज के रूप में उन्होंने सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ी हैं तथा देश पर शासन करने के लिए उच्चतम स्तर की शिक्षा प्राप्त की है। आखिर उसे किसी के जन्मदिन पर बधाई देने के नए तरीके की जानकारी कैसे नहीं है, भले ही वह किसी दूसरे राज्य का हो। क्या उसे उस लड़की से बेहतर जानकारी नहीं होनी चाहिए जिसने कभी राजधानी से बाहर कदम नहीं रखा? अजीब, यांग निंग ने अपने होठों को भींचकर देखा कि क्राउन प्रिंस उसे घूर रहे हैं और वह उनके माथे पर बड़े अक्षरों में लिखी हुई उलझन देख सकती थी। उसे इतना शक क्यों है? ऐसा तो नहीं कि मैंने किसी का खून कर दिया हो। वो इस बारे में इतना क्यों सोच रहा है? किसी को जन्मदिन की बधाई देने के नए तरीके के बारे में उसकी गंभीरता को देखकर उसके पास शब्द नहीं थे। लेडी यांग निंग, आप कैसे? झेंग लियांग यांग निंग से पूछना चाहता था कि उसे अभिवादन के इस नए तरीके के बारे में कैसे पता चला या उसने इसके बारे में कहां से सीखा। हालांकि इससे पहले कि वह अपना प्रश्न पूरा कर पाते, उनके निजी सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। महाराज, भोज जल्द ही शुरू होने वाला है, हमें अब अंदर जाना चाहिए। युवराज के पीछे खड़े गार्ड ने अपनी बात कहने से पहले यांग निंग की ओर एक नजर डाली। ये यान परिवार की महिला यांग निंग को देखने का उनका पहला मौका था। हालांकि झेंग लियांग की तरह उन्होंने यांग परिवार की लाड़ प्यार से पली बड़ी दिखावटी महिला के बारे में ऐसी ही कहानियां सुनी थीं। इसलिए वह नहीं चाहता था कि झेंग लियांग अपना कीमती समय उसके जैसी दुष्ट महिला के कारण बर्बाद करे जो उनके नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करती है। हालांकि उसे नहीं पता कि पहले क्या हुआ था, लेकिन उसने दूर से देखा था कि कैसे यांग निंग अपनी बेचारी नौकरानी का हाथ खींचने की कोशिश कर रही थी, मानो उसे पीट रही हो। वह राजमहल के सामने इतनी बेशर्मी से कैसे पेश आ सकती है? क्या उसे इस बात का जरा भी डर नहीं है कि लोग उसकी हरकतें देख लेंगे? जबकि उस आदमी ने झेंग लियांग की ऊर्जा को उस पर खर्च होने से बचाने के लिए ये शब्द कहे थे, यांग निंग कुछ और ही सोच रही थी। अपने रक्षक के बुद्धिमानी भरे शब्द सुनकर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अपनी स्पष्ट चमकती आंखों से उस आदमी को देखा और उस पर मुस्कुराए। अंदर ही अंदर वह खुशी से उछल रही थी और सही समय पर झेंग लियांग की बात को बीच में ही रोकने के लिए उसे धन्यवाद दे रही थी। यांग निंग को मुस्कुराते देख गार्ड हैरान रह गया और सोचने लगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या उसे महामहिम से उसकी बातचीत में बाधा डालने के लिए उस पर नाराज नहीं होना चाहिए? ये सही है, यह महामहिम के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, आपको ऐसे आयोजन के लिए देर नहीं करनी चाहिए। यांग निंग ने गार्ड की बात का समर्थन किया और झेंग लियांग को जल्दी से अंदर जाने के लिए कहा, जो उनकी जानकारीपूर्ण बातचीत को बीच में ही छोड़ने में हिचकिचा रहा था। उसे अभी भी उस नए शब्द की उत्पत्ति और इतिहास के बारे में नहीं पता है, जिसके बारे में वह अपनी कक्षाओं में नहीं जान पाया था। ऐसा लगता है कि उसे अपनी संस्कृति और भाषा के बारे में और जानने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना है। तारांकन। शाही महल के अंदर पहुंचकर यांग निंग के मुंह से प्रशंसा और विस्मय फूट पड़ा। उसे हमेशा से इतिहास में रुचि रही है, ज्यादातर ऐतिहासिक नाटक देखने या ऐतिहासिक स्मारकों और महलों को देखने में, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह असली शाही महल देखने जाएगी जहां शाही परिवार रहता है। यह उन शाही महलों से बहुत अलग था जिन्हें उन्होंने देखा था और जिनका उपयोग अब ऐतिहासिक संग्रहालयों या पर्यटन आकर्षणों के रूप में किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि शाही महल इतना विशाल और भव्य था कि यदि कोई पूरे महल का भ्रमण करना चाहे तो उसे कई दिन लग जाएंगे। आज वह कहीं नहीं गई और सीधे शाही महल के मुख्य हॉल में गई जहां भोज का आयोजन हो रहा था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मुख्य हॉल विशाल और भव्य था और बड़े सुंदर झूमरों से सजाया गया था जो अपनी रोशनी से मुख्य हॉल को जगमगा रहे थे। इस बीच मुख्य हॉल के स्तंभों को मुलायम रेशमी सुनहरे कपड़ों से लपेटा गया था, जो शाही परिवार की समृद्धि और शाहीपन को दर्शा रहे थे। महल का मुख्य हॉल उन लोगों से भरा हुआ था जो असाधारण रूप से सजे हुए थे और चमकदार और कीमती रत्नों से सजे हुए कपड़े और पोशाक पहने हुए थे, साथ ही सिर से पैर तक भारी लेकिन असाधारण आभूषणों से सुसज्जित थे। उन लोगों की तुलना में उसकी पोशाक और आभूषण बहुत साधारण और सरल लग रहे थे। वह भोज में किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना सरल और हल्का रहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि उसका स्मार्ट कदम एक बेकार पटाखे की तरह विफल हो गया। इससे पहले क्राउन प्रिंस के साथ चाय समारोह के दौरान सभी की निगाहें उन पर टिकी थीं और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि हॉल में मौजूद सभी लड़कियां उनकी पीठ में चाकू घोंपकर क्राउन प्रिंस के बगल में उनकी जगह लेना चाहती थीं। उन्होंने किसी तरह युवराज के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया और महामहिम को चाय की पेशकश की, जो उत्सव भोज शुरू करने के लिए आवश्यक थी। उसे पता नहीं कि उसने पहले कैसा व्यवहार किया था और चाय को कप में डालते समय तथा महामहिम को देते समय उसके हाथ कांप रहे थे। ऐसा नहीं है कि वह स्वयं चाय बना रही थी और उसे कप में डालकर औपचारिक समारोह के रूप में सम्राट को देना था, बल्कि सम्राट के सामने खड़े होकर उसे चाय देते समय वह अंदर ही अंदर मर रही थी। आखिर वही तो असली सम्राट है। भले ही वह उपन्यास का एक पात्र मात्र हो, लेकिन इस दुनिया में तो वही असली है। भगवान का शुक्र है, सब कुछ अच्छे से समाप्त हो गया। यांग निंग ने गहरी सांस ली और दीवार पर लगी खूबसूरत पेंटिंग्स को देखने के लिए मुख्य हॉल में घूमने लगी। घूमते समय जब उसने लोगों को अपने बारे में बात करते सुना तो उसके माथे पर तनाव आ गया। वह शांति से महल के मुख्य हॉल को देखना चाहती थी, लेकिन लोगों की शोरगुल भरी फुसफुसाहट और उनकी उत्सुक निगाहें उसे इस खूबसूरत महल को बिना किसी व्यवधान के देखने की अनुमति नहीं दे रही थीं। अध्याय 18 भोज 7। चाय समारोह समाप्त होने के बाद उत्सव भोज औपचारिक रूप से शुरू हुआ। सम्राट और महारानी दोनों अपनी ऊंची सिंहासन कुर्सियों पर बैठे थे और दूर दूर से आए मंत्री और अतिथि एक एक करके उनका स्वागत कर रहे थे। जब सभी लोग सम्राट और महारानी को बधाई देने तथा युवराज को उनके 25वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तब अन्य अतिथि आराम से महल में घूम रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे, अपने सामाजिक संबंधों को बढ़ा रहे थे तथा राजनीतिक मामलों पर चर्चा करने में व्यस्त थे।
सही अवसर पाकर यांग निंग भीड़ से निकलकर अपने तथाकथित परिवार के पास से निकल गई, जो उसे अन्य मेहमानों के साथ संबंध बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत सुंदर और शांतिपूर्ण है। यांग निंग ने खुशी से आह भरी जब वह जियाओवेई के साथ शाही महल में घूम रही थी और दीवारों पर सुंदर चित्रों की प्रशंसा कर रही थी। यद्यपि मेहमानों का अभिवादन करना और अनावश्यक औपचारिक समारोह काफी उबाऊ थे, फिर भी वह भोज में शामिल होने के अपने निर्णय पर पछतावा न करने के लिए कुछ दिलचस्प खोजने की कोशिश कर रही थी। यह ऐसा कुछ है जो उसे अपनी दुनिया में कभी अनुभव नहीं हो सकता। वह इस अनमोल अवसर को कैसे गंवा सकती है। वह दीवारों पर लगे सुंदर चित्रों को निहारने में व्यस्त थी और साथ ही साम्राज्य के सुप्रसिद्ध संगीतकार गुजेंग चीनी जिथक का शांतिपूर्ण और सुखदायक संगीत सुन रही थी। यांग निंग को भोज का आनंद लेते देख जियाओवेई मुस्कुराए और ये देखकर राहत महसूस की कि अब उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह उसे जगाने से उसे कम ग्लानि हुई, जबकि उसे कुछ दिन और आराम करके अपने शरीर को तरोताजा करना था। जैसे ही वह महल में यांग निंग के पीछे पीछे चल रही थी, उसके कान खड़े हो गए जब उसने लोगों को यांग निंग के बारे में बातें करते सुना। धीमी फुसफुसाहट से शुरू हुए शब्द जल्द ही इतने जोरदार हो गए कि यांग निंग भी सुन सकती थी, जोर से और साफ। क्या वह मंत्री यांग की सबसे बड़ी बेटी नहीं है? क्या वह महामहिम का 25वां जन्मदिन मनाने आई है या उन्हें श्राप देने? वह उनके उत्सव भोज में इतने साधारण कपड़े क्यों पहने हुए है? हाँ, महामहिम से शादी करके वह युवराज बनने वाली है, लेकिन राजपरिवार के शिष्टाचार का भी सम्मान नहीं करती। राजपरिवार के नौकर भी उससे ज्यादा भड़कीले कपड़े पहनते हैं। वह कितनी बेशर्म है। मैंने सुना है कि कुछ देर पहले वह राजमहल के सामने अपनी नौकरानी को पीट रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने उत्सव भोज वाले दिन इतना शर्मनाक नजारा पेश किया। तो सारी अफवाहें सच थीं। मैंने सुना था कि यांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी न सिर्फ अपनी नौकरानी के साथ बुरा व्यवहार करती है, बल्कि दूसरों को भी नीची नजर से देखती है। मैंने ये भी सुना था कि कुछ समय पहले उसने बाजार में कपड़े खरीदने गई दुकान पर भी हंगामा किया था। यांग निंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और अपने गुस्से पर काबू रखने और दूसरों पर भड़कने से बचने की कोशिश करने लगी। वह उनके सामने खड़ी है, फिर भी वे उसके बारे में ऐसे बुरा भला कह रहे हैं मानो उसका कोई वजूद ही न हो। वह बस पेंटिंग्स देखते हुए और सुकून भरा संगीत सुनते हुए अपना समय बिताना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग उसे चैन की सांस लेने ही नहीं दे रहे। यांग निंग अपनी घबराहट को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, तभी कुछ आंखें थीं जो कुछ देर से उसका पीछा कर रही थीं। महाराज, राजकुमारी लियू आपसे मिलने आई हैं। झेंग लियांग के गार्ड ने उसके कानों में फुसफुसाकर उसे आसपास के माहौल से अवगत कराया। राजकुमारी लियू पिछले कुछ मिनटों से उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसके सामने खड़ी है, हालांकि उसकी ओर ध्यान देने के बजाय वह अपने विचारों में खोया हुआ है और कहीं और देख रहा है। महाराज, आपके 25वें जन्मदिन पर बधाई। मैंने सुना है कि आपने अपने असाधारण नेतृत्व कौशल से दक्षिणी सीमा पर स्थिति को नियंत्रित किया है और अपनी प्रजा और महामहिम के सामने अपनी योग्यता सिद्ध की है। राजकुमारी लियू ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें उसके हाथों पर टिकी थीं क्योंकि वह उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे उसकी तरफ देखने में इतनी शर्म आ रही थी कि बातचीत के दौरान वह हर समय अपने हाथों को ही देख रही थी। झेंग लियांग से बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए उसके गाल लाल हो रहे थे। हालांकि उसकी तरफ से कोई जवाब मिलने के बजाय उसे बस एक अनदेखी सी खामोशी मिली। शर्म से जलता उसका चेहरा अब शर्मिंदगी से लाल हो गया था क्योंकि सब उन्हें देख रहे थे और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। झेंग लियांग के निजी रक्षक ने राजकुमारी लियू के उदास भाव देखे और उसे फिर से पुकारा, महाराज। उसने उसे फिर से पुकारा, इस बार उसका ध्यान आकर्षित करने की उम्मीद में। वह ऐसी महिला को कैसे नजरअंदाज कर सकता है, वो भी तब जब उसके सामने खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी लियू है, जो उनके पड़ोसी राज्य लियू साम्राज्य की प्रिय राजकुमारी है। मैंने आपको तब सुना था जब आपने मुझे पहली बार बाहर बुलाया था। झेंग लियांग ने अपने गार्ड पर झपट्टा मारा और राजकुमारी लियू की ओर मुड़कर पत्थर जैसी नजर से कहा, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने उसे धन्यवाद दिया, वह जल्दी से कहीं चला गया, उसे वहीं अकेला छोड़कर। झेंग लियांग के जाने के बाद राजकुमारी लियू का चेहरा लाल हो गया। वह उसे अलविदा कहे बिना ऐसे कैसे छोड़ सकता है। उसने अविश्वास से उपहास किया और अपने अंगरक्षक को घूरा, जो अभी भी सदमे में वहीं खड़ा था। गार्ड, उसे उम्मीद नहीं थी कि झेंग लियांग उस महिला को बातचीत के बीच में ही रोके रखेगा। अगर वो जाना ही चाहता है तो कम से कम उसे ऐसा करने से पहले इशारा तो कर दे। वह उसे इस अजीब स्थिति में अकेला क्यों छोड़ रहा है। अध्याय 19, भोज 8। ये लोग, जियाओवेई ने दांत पीस लिए क्योंकि वह यांग निंग के बारे में लोगों की गंदी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वे उसे ठीक से जानते भी नहीं, फिर भी ऐसे बोलते हैं जैसे उसके बारे में सब कुछ जानते हों। यांग लुयांग के गुस्से को शांत करने के लिए उसने ही जमीन पर घुटने टेके थे और यांग निंग ने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की थी। फिर भी वे कहानियां गढ़ रहे हैं कि कैसे यांग निंग ने शाही महल के सामने उसे प्रताड़ित किया और जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर किया। वे किसी की प्रतिष्ठा को इतनी आसानी से कैसे धूमिल कर सकते हैं। वह कभी समझ ही नहीं पाती कि ऐसी बेतुकी, झूठी कहानियां कौन बनाता है, बिना ये सोचे कि ऐसी अफवाहें किसी की प्रतिष्ठा और जिंदगी पर कैसा असर डाल सकती हैं। मेरी मालकिन, क्या आप ठीक हैं? अगर आप चाहें तो हम बाहर टहलने चल सकते हैं। जियाओवेई ने अपने निचले होंठ को काटते हुए यांग निंग से झिझकते हुए पूछा। उसे चिंता थी कि उसके बारे में ऐसी अफवाहें सुनकर उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। उनकी आवाजें इतनी तेज और स्पष्ट थीं कि वह उन्हें कैसे नहीं सुन सकी। कल उन्हें तेज बुखार था और चिकित्सक द्वारा तैयार की गई दवा लेने के बाद वह भोज में शामिल होने में सफल रहीं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी तरह ठीक हो गई है। वह अभी भी बीमार और कमजोर है। उसे अपनी ऊर्जा वापस पाने और ठीक होने के लिए भरपूर आराम की जरूरत है।
इस अवस्था में अपने बारे में ऐसी झूठी अफवाहें और बुरी बातें सुनना न केवल उन्हें परेशान करेगा बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। यांग निंग ने उदास निगाहों से जियाओ वेई को देखा और निराशा से उसे देखते हुए गहरी सांस ली। मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ? मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं इस हालत में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये लोग इतने हृदय विदारक हो सकते हैं। जियाओ वेई यांग निंग को इतनी भयानक स्थिति में देखकर परेशान थी और कम से कम अपने शब्दों से उसे सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह बात कर रही थी उसके शब्द अचानक रुक गए। तुम इन लोगों के बारे में बात नहीं कर रही थी, तो तुम उन बातों से परेशान नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे? जियाओ वेई अवाक रह गई जब उसे एहसास हुआ कि यांग निंग झूठी अफवाहों के बारे में नहीं बल्कि खाने की शिकायत कर रही थी। यांग निंग ने उसकी तरफ देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। ऐसे मत बोलो जैसे कुछ हो ही ना। मैं यहाँ भूख से मर रही हूँ। मैं उन लोगों की बातों की चिंता कैसे कर सकती हूँ जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह सचमुच इस समय भूख से मर रही थी। कल रात जब वह इस दुनिया में जागी तो अपना विशाल पेट भरने के लिए कुछ भी खा पाने से पहले ही बेहोश हो गई, और जब वह सुबह उठी तो उसे भोज के लिए जल्दी से तैयार होने के लिए मजबूर किया गया और उसे बिना कुछ खाना दिए यहाँ लाया गया। उसे बताया गया कि खाने का कोई समय नहीं है और वह भोज में जो चाहे खा सकती है। वह भी इस शर्त पर सहमत हो गई और स्वादिष्ट शाही भोजन खाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन उसे खाली पेट केवल कड़वी चाय मिली, कोई नाश्ता नहीं। कितने उदास हैं। जियाओ वेई अजीब तरह से मुस्कुराई और बोली, आह, तो तुम भूखे थे और मुझे लगा कि तुम भूखे हो। हा। जियाओ वेई ने गहरी सांस ली और यांग निंग को शांति से समझाया, आप जब महामहिम लोगों के साथ बैठक समाप्त कर लें तब भोजन कर सकते हैं और भोजन कक्ष में जा सकते हैं जहां सभी लोग एक साथ बैठकर भोज का आनंद ले सकते हैं। क्या जियाओ वेई, क्या तुमने उन लोगों की कतार देखी है जो अभी भी महामहिम का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अगले 2 घंटों तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। क्या तुम जानती हो कि 2 घंटे कितने लंबे होते हैं? जियाओ वेई के ये शब्द सुनकर यांग निंग स्तब्ध रह गई। वह खाने के लिए 2 घंटे और कैसे इंतजार कर सकती है जबकि उसका पेट लगातार गुर्रा रहा है और अजीब भयानक आवाजें निकाल रहा है। लेडी यांग निंग, मेरी महिला, आप कर सकते हैं। इससे पहले कि जियाओ वेई यांग निंग को सांत्वना देने के लिए कुछ कह पाती, जो अपने खाली शब्दों से भूखी थी, चौंक गई जब उसने एक आकर्षक आवाज सुनी जिसने उसे बाधित किया। इस बार उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि आवाज किसकी है। महामहिम को नमस्कार। जियाओ वेई ने झेंग लियांग का अभिवादन किया और फिर दोनों से कुछ कदम पीछे हटकर उन्हें आवश्यक गोपनीयता प्रदान की। अरे, यांग निंग ने धीमी आवाज में बुदबुदाया जब उसने जियाओ वेई को अपने से दूर जाते देखा, क्योंकि वह क्राउन प्रिंस के साथ अकेली नहीं रहना चाहती थी। सितारे उसके साथ क्यों नहीं हैं? वह पहले से ही भूखी थी और चिड़चिड़ी भी थी, फिर भी युवराज उसकी मुश्किलें बढ़ाने आ गए। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर वह उपन्यास में अपने दुखद अंत के बारे में ही सोच पाती है। मौत की सजा। लेडी यांग निंग, क्या आप बीमार महसूस कर रही हैं? आपका चेहरा अब पीला पड़ गया है। झेंग लियांग ने यांग निंग का पीला रंग देखकर चिंतित होकर पूछा। जिस क्षण से वे दोनों महल में दाखिल हुए उसकी निगाहें हर जगह उसका पीछा कर रही थीं। उन्होंने ये भी देखा कि महाराज और महारानी का अभिवादन करते समय वह कितनी घबराई हुई लग रही थी। इससे पहले जब वह उनके साथ चाय समारोह कर रही थी तब भी उनके हाथ कांप रहे थे। उसने उसे भीड़ से बाहर निकलते हुए भी देखा और इससे पहले कि वह उसका पीछा कर पाता वह भीड़ में गायब हो गई। हालांकि अब जब उसने उसे देखा था तो वह पहले से ज्यादा पीली लग रही थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने पहले भी लोग उसके बारे में जो बातें कह रहे थे वो सुनी थी, क्या इसी वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है? उसने सोचा। यांग निंग ने अपनी बाहें उठाई और अजीब तरह से अपना चेहरा छुआ। आह, क्या मैं अस्वस्थ लग रही हूँ? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सब ठीक है। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बात खत्म करने की कोशिश की। हालांकि लगता है मानो सितारे उसके साथ नहीं थे। वो ठीक होने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसके विशालकाय पेट ने कुछ और ही सोच रखा था। रोल्लू। जैसे ही पृष्ठभूमि में संगीत बंद हुआ उसके पेट से एक तेज आवाज आई जिससे उसे वह शर्मनाक सच्चाई पता चल गई जिसे वह उससे छिपाने की कोशिश कर रही थी। झेंग लियांग। जियाओ वेई ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसे अपनी महिला के लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। तीनों लोगों के बीच पुनर्ता सन्नाटा छा गया और वे एक दूसरे को अजीब तरह से देख रहे थे। झेंग लियांग ने अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश करते हुए अपने होंठ भींच लिए। उसने सोचा भी नहीं था कि वह पीली दिख रही है, इसलिए नहीं कि वह बीमार थी बल्कि इसलिए कि उसे भूख लगी थी। ये पहली बार था जब उसने अपने सामने ऐसा कुछ देखा। आमतौर पर महिलाएं उनके सामने अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार प्रस्तुत करती हैं और हमेशा यथासंभव सुंदर और सुरुचिपूर्ण दिखने की कोशिश करती हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि लेडी यांग निंग उतनी सुंदर नहीं थी जितना उन्होंने उनके बारे में सुना था। हाँ, ये मैं नहीं थी, मैं नहीं। यांग निंग अजीब तरह से हंसी। उसने अपने हाथों से अपना पेट ढक लिया और महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा है। बस मुझे मार डालो, वह अपने मन में चिल्ला रही थी कि उसने अपने आकर्षक पुरुष नायक के सामने अपनी छवि खराब कर ली है। इस वक्त उसके हाथों मरना कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि उसके आत्मसम्मान का कत्ल तो उसके सामने ही हो चुका था। अध्याय 20 भोज IX। यह मैं नहीं थी, सच में। यांग निंग ने स्पष्ट करने की कोशिश की और शर्मिंदगी में अपने होंठ भींच लिए और महसूस कर सकी कि उसका चेहरा शर्मिंदगी से जल रहा है। अगर वह कोई बेतुका बहाना भी बनाए तो भी कोई फायदा नहीं होगा। संगीत उसी वक्त क्यों बंद करना पड़ा? अगर ऐसा न होता तो किसी को पता ही नहीं चलता और वो ऐसे आगे बढ़ जाती जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्यों? जब यांग निंग आंतरिक रूप से टूट रही थी उसने झेंग लियांग को ये कहते सुना जिसने उसे चौंका दिया, मैंने कभी नहीं कहा कि यह तुम थे।
यांग निंग, इससे पहले कि वह समझ पाती कि जेंग लियांग उसके साथ अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था, उसने उसे कहते सुना, हालांकि दावत में अभी कुछ समय बाकी है, फिर भी तुम कुछ फल और चाय ले सकती हो। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? उसने अपना पत्थर जैसा चेहरा बनाए रखते हुए झिझकते हुए पूछा। यांग निंग ये देखकर हैरान थी कि वह उसके सामने अपना शांत व्यवहार बनाए रखने की कितनी कोशिश कर रहा था। पुरुष प्रधान होने का यही मतलब होता है, हमेशा सुंदर और शांत। ... हाँ, क्या ये ठीक रहेगा? शुक्रिया। यांग निंग इतनी बेवकूफ नहीं थी कि उसके इस नेक प्रस्ताव को ठुकरा दे। वो 2 दिन से भूखी है, इस वक्त तो उसे अखबार भी चावल के पटाखे जैसा लगेगा। अंडरस्को, ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन मुझे आशा है कि आप इसका आनंद लेंगे, जेंग लियांग ने कहा और यांग निंग के लिए विभिन्न प्रकार के फल और एक कप चाय की व्यवस्था की। उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने के बजाय वह उसे मुख्य हॉल में एक गोल मेज पर ले आया और वहां बैठा दिया। कुछ ही मिनटों में उसने उसके लिए खाने की मेज लगा दी और उसे इशारा करके कहा कि वह उसके लिए तैयार किया गया नाश्ता और चाय खाए। यांग निंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने उसके विनम्र शब्द सुने। क्या ये काफी नहीं है? क्या वो मजाक कर रहा है? उसने सोचा था कि भोज शुरू होने से पहले वह उसे कुछ फल और चाय देगा, लेकिन उसके सामने ढेर सारा खाना था। ये फलों और चाय के भोज जैसा था। मेज पर कम से कम 20 तरह के फल और चाय से भरा एक जार था। हालांकि वह भूखी थी, क्या उसने सचमुच सोचा था कि वह ये सब खत्म कर पाएगी? वह अपने मन में उसके बारे में क्या सोचता है? महाराज, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय पर नहीं चलेंगे? यांग निंग ने विनम्रता से पूछा। उसने ये सब सिर्फ उसके लिए तो नहीं तैयार किया था, है ना? उसने मन ही मन सोचा, वह उस लड़की के लिए इतना खाना तो नहीं बनाएगा जिसे वह नापसंद करता है ना? मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा करें। हालांकि युवराज होने के नाते मैं महामहिम के खाने से पहले कुछ भी खाने की हिम्मत नहीं कर सकता, खासकर आज जैसे खास दिन पर। यह एक शाही परंपरा है जिसका पालन हमारा परिवार वर्षों से करता आ रहा है। क्या ऐसा है? मुझे नहीं पता था। यांग निंग ने घबराहट में गला साफ किया और यह सुनने के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश की। खैर, इसमें कोई शक नहीं कि शाही भोज के मुख्य हॉल में कोई भी कुछ नहीं खा रहा था। यह शाही परिवार की शाही परंपरा का सम्मान करने और महामहिम के प्रति शिष्टाचार के तौर पर था। खैर, आप इसे ले सकती हैं, आप यहाँ हमारी मेहमान हैं। आखिरकार मेहमान को अच्छा खाना तो मिलना ही चाहिए, उसने कहा, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह खाना कैसे पचा सकती है जब सब उसे ऐसे घूर रहे हैं जैसे उसने कोई गंभीर अपराध कर दिया हो। सभी लोग अभी भी सम्राट के लोगों से मिलने के बाद भोज के लिए भोजन कक्ष में जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन यहाँ युवराज ने केवल उसके लिए एक छोटी सी दावत की व्यवस्था की थी। मुझे यकीन नहीं है कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है या उसे प्रताड़ित करने का यह उसका नया तरीका है। यांग निंग ने मन ही मन रोते हुए झिझकते हुए एक अंगूर अपने मुंह में डाला, लेकिन जैसे ही उसने वह कब्र मुंह में डाली, वह उसके मुंह में ऐसे पिघल गई मानो वह अंगूर न होकर कोई मीठी कॉटन कैंडी हो। एक अंगूर इतना रसीला और मीठा कैसे हो सकता है? उसने उसके लिए जो फल तैयार किए थे वे इतने स्वादिष्ट और मीठे थे कि वह भूल गई कि मुख्य हॉल में हर कोई अपनी तीखी निगाहों से उस पर वार कर रहा था और उसने अपनी भयानक भूख को फलों और चाय से ऐसे तृप्त किया मानो वह कमरे में अकेली हो। ये कितना स्वादिष्ट है। यांग निंग मीठे और स्वादिष्ट तरबूज को चबाते हुए खुशी से बोली। कितना स्वादिष्ट और मीठा। इस दुनिया के फल उसकी पिछली दुनिया से कहीं अधिक अच्छे और मीठे हैं। ऐसा कैसे नहीं हो सकता? ये बेहतरीन फल हैं, शुद्ध और जैविक, बिना किसी कीटनाशक के। बेशक, ये अलग होंगे। जब यांग निंग अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रही थी, जेंग लियांग उसे बगल से देख रहा था और ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वह उसके लिए तैयार किए गए नाश्ते और चाय का आनंद लेते हुए कितनी लापरवाह लग रही थी। अन्यथा इतने सारे लोगों के सामने कुछ खाना आसान नहीं है, खासकर जब उनकी निगाहें हर समय बाज की तरह आप पर टिकी हों। वह सचमुच अलग है, उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अलग। जब यांग निंग अपनी छोटी सी दावत का आनंद ले रही थी, तभी मुख्य हॉल में अचानक अफरा तफरी मच गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मंत्री यांग की सबसे बड़ी बेटी पर युवराज का इतना स्नेह होगा कि वे भोज से पहले उसके लिए चाय और फल का इंतजाम खुद करेंगे। यांग लुओयांग, जो महामहिम के पास खड़ा था और दूर से यांग निंग को देख रहा था, अपने धैर्य को उंगलियों पर गिन रहा था। सबसे पहले वह यांग निंग को महल से बाहर खींचने ही वाला था कि उसने देखा कि किस तरह उसने उसे महामहिम और सभी के सामने अपमानित किया था। वह महाराज के कुछ खाने से पहले फल खाने और चाय पीने की हिम्मत कैसे कर सकती है? वह उसके इस अशिष्ट व्यवहार को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि भीड़ की प्रतिक्रिया और यांग निंग की ओर उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर उसे एहसास हुआ कि यह इतना बुरा विचार भी नहीं है। आखिरकार वह जो कर रही हैं वह नियमों से बाहर नहीं है और यदि वह चाहे तो आधिकारिक भोज से पहले फल और चाय ले सकती हैं। अगर इससे सबको यह आभास हो रहा है कि यांग निंग पर महामहिम की कृपा है तो क्यों न हो, इससे उन्हें मदद मिलेगी कुछ और संपर्क बनाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग दूर दूर के राज्यों से महामहिम के उत्सव भोज में भाग लेने आए हैं। अंडरस्को, फल मुंह में ठूंसते हुए यांग निंग भूल गई कि वह यांग परिवार की सबसे बड़ी महिला है और उसकी एक खास छवि है जिसका उसे पालन करना है। हालांकि शालीनता और शान की अवधारणा का पालन करने के बजाय वह भोज शुरू होने से पहले जितना हो सके उतना फल खाने में व्यस्त थी, क्योंकि फल इतने स्वादिष्ट हैं कि वह उन्हें खाना बंद नहीं कर सकती। लेडी यांग निंग, कृपया धीरे चलें, वरना आपका खाना गले में अटक जाएगा, जेंग लियांग ने उसके मुंह में खाना भरा देखकर चिंता में कहा। वाकई ये नजारा देखने लायक था, वरना उसे ऐसी औरत कब देखने को मिलती जो एक साथ इतना सारा खाना मुंह में भर लेती है। जेंग लियांग का गार्ड, जो ये सब देख रहा था, गहरी सांस लेने लगा। इस बेढंगी औरत से उसे क्या उम्मीद थी? शाही परिवार से पहले वह कुछ कैसे खा सकती है? ये युवराज और महामहिम के प्रति अनादर के अलावा कुछ नहीं है। जब वह अपने दिल में यांग निंग से घृणा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने वे शब्द कहे जो हर कोई कहने के लिए तड़प रहा था। लेडी यांग निंग, मैंने आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी थीं।
हालांकि आपसे इस तरह व्यक्तिगत रूप से मिलकर मुझे आश्चर्य हुआ। पहले तो मुझे उन अफवाहों पर यकीन नहीं था, लेकिन महामहिम के सामने आपको इस तरह पेश आते देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं कि वे अफवाहें सच थीं। आगे की कहानी सुनाने के लिए एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।